नमस्कार साथियों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और ये जो होने वाला है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस होगा साइंस का। ठीक है, और ये जो होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज से पिछला साल जो भी एग्जाम हुए हैं उससे जो पूछे गए क्वेश्चन वो सारे होंगे, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सड़ा हुआ चीजों को खाते हैं। किसको खाते हैं? सड़ा हुआ। होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म, सपोज दैट कोई फूड पार्टिकल है, इसमें केमिकल डाल देंगे, ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका मशरूम होगा। क्या होगा? मशरूम आपका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेंगे और उसी से फूड भी लेंगे, तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है एमीबा, एल्गी, मशरूम, कुस्कुटा। तो ये होता है कुस्कुटा। हम लोग ने पढ़ के रखा है जो कुस्कुटा होता है प्लांट के ऊपर जो येलो येलो कलर का चाउमीन टाइप का जो लपेटा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुस्कुटा। और ये एक प्रकार का प्लांट पैरासाइट है। तो आपका सेकंड का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिल रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में सबको पता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये चीज याद रखना, द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। किससे? तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। लेकिन इसको बनाने के लिए और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो बोलेंगे सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का इस्तेमाल करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करेंगे और सनलाइट का प्रेजेंस में पत्ता में मौजूद क्लोरोफिल का सहायता से क्या करेंगे? तो बोलेंगे जो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। देखिए, ये तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आगे इस क्वेश्चन पे और भी है, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए द ऑर्गेनेल। ऑर्गेन के अंदर जो पाया जाएगा उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑर्गेनल और वो ऑर्गेन वेयर इट ओकर्स, मतलब फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेन के अंदर होता है और उस ऑर्गेन पे पाए जाने वाले ऑर्गेनल का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनल हो गया तो बोलेंगे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और हमको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो बोलेंगे फोटोसिंथेसिस होता है। किस ऑर्गेन पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे? तो ग्रीन कलर का पत्ते पे आपको क्या देखने मिलेंगे? क्लोरो प्लास्ट देखने मिलेंगे, और जिसके अंदर आपका क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उसी क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस यूजिंग द बैलेंस इक्वेशन। तो इसका यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन क्या हुआ? देखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो बोले ग्लूकोज मिलेगा, आपको ऑक्सीजन के लिए मिलेगा, वाटर जहाँ पे आपको 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देखने मिलेगा और 6 मॉलिक्यूल देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहीं पे है स्टेट द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये देखिए, ये जो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, कहाँ से ऑक्सीजन निकलता है? तो बोलेंगे द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब प्लांट जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है वो ऑक्सीजन आता कहाँ से? तो बोलेंगे वो पानी का टूटने से आता है, बाय द स्प्लिटिंग
मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है इनटू द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पानी का टूटने से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है उसी ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, a student sets up an experiment to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। एक लड़का है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और क्या दिखाना चाह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ही प्लेसेस ए पॉटेड प्लांट इन ए ट्रांसपेरेंट एयर टाइट बॉल जार। एक ट्रांसपेरेंट एयर टाइट बॉल जार है और इसके अंदर एक पॉटेड प्लांट को रख दिया है और इनसाइड द जार ही आल्सो केप्ट ए वॉच ग्लास। और यहाँ पे जार के अंदर उन्होंने एगो वॉच ग्लास रखा हुआ है और वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। क्या लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट पे जो यहाँ पे KOH लिया है, इस KOH का क्या काम है, तो बोलेंगे KOH एब्जॉर्ब एनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द जार। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी जार के अंदर है उस जार को KOH क्या कर लेगा, तो बोलेंगे एब्जॉर्ब कर लेगा। KOH क्या कर लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना जार के अंदर रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट, व्हाई इज द प्लांट केप्ट इन सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट, सॉरी एपरेटस को सेट करने के बाद इस बेल जार को क्यों रख देते हैं सनलाइट पे, तो आप क्या बोलेंगे, टू प्रोवाइड सनलाइट so that make sure so as to make sure that all the other conditions for the photosynthesis are satisfied। देखिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, उसके बाद सनलाइट चाहिए, तो सारा चीज देंगे सिवाय हम क्या नहीं देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे KOH रख दिए, बाकी इसको सनलाइट में रख दिए ताकि सनलाइट भी प्रॉपर मिल जाए। तो सनलाइट देने के लिए हमने उसको बाहर में सनलाइट पे खड़ी कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा कि what result will confirm that CO2 is necessary, what result will confirm that CO2 is necessary for photosynthesis। तो बोलेंगे इनमें से जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, करने के बाद कौन से ऐसे रिजल्ट मिलेगा जिससे आप पता लगाएंगे कि CO2 is necessary for photosynthesis, तो बोलेंगे आफ्टर फ्यू बार, फिर फ्यू आवर का मतलब कुछ घंटों के बाद, इफ वी टेस्ट द लीव विथ आयोडीन सॉल्यूशन, अगर आयोडीन का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके अगर इस पत्ते का टेस्ट करेंगे तो दे डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बदलेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग नो स्टार्च इज फॉर्म्ड, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर बन जाता है इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी स्टार्च बन चुका है। ब्लू ब्लैक कलर नहीं बन रहे हैं इसका मतलब क्या है कि नो स्टार्च इज फॉर्म्ड, वहां पे स्टार्च नहीं बना है, एंड हेंस नो फोटोसिंथेसिस ऑकर, और उस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो बेल जार के अंदर नहीं है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द एमीबा, एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। देखिए एमीबा एग्जिबिट होलोजिक न्यूट्रिशन, बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार का न्यूट्रिशन एमीबा लेते हैं, तो बोलेंगे एमीबा एग्जिबिट द होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसपे क्या करता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म फूड को सीधे बॉडी के अंदर ले लेते हैं और अंदर में उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होता उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो एमीबा किस प्रकार का न्यूट्रिशन को शो करता है, तो आप बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। Amoeba takes in food using the temporary finger-like projection of the cell surface called the pseudopodia। जब वो फूड को अंदर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ अंगुली टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालते हैं जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस दिख रहा है, ये एक एमीबा दिख रहा,
फूड पार्टिकल है, सामने फूड दिख रहा है, फूड को देखते ही फूड को अंदर ले लेंगे, उसके बाद अंदर में केमिकल छोड़ेंगे और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके सारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म, डाइजेस्टेड फूड को सीधे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे और जिस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द सेल सरफेस एंड इज थ्रोन आउट। और जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा, जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा उसी प्रोसेस से जिस तरह से अंदर लिया उसी तरह से क्या करेगा, उसको सीधे बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद है differentiate between amoeba and paramecium based on number 1 mode of nutrition और number 2 locomotion। मतलब खाना खाने का तरीका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से और लोकोमोशन के हिसाब से आप कैसे करके डिफ्रेंशिएट करेंगे एमीबा को और पैरामीशियम को। तो फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एमीबा दिख रहा और यहाँ पे क्या दिख रहा, पैरामीशियम दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी है देखिए होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एमीबा और पैरामीशियम दोनों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि टेक इन फूड यूजिंग द फिंगर लाइक एक्सटेंशन स्यूडोपोडिया। एमीबा जब फूड को अंदर लेता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। एमीबा स्यूडोपोडिया की सहायता से फूड को अपने अंदर लेता है। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो फूड इज मूव्ड इनटू द स्पेसिफिक स्पॉट यूजिंग द हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। पैरामीशियम क्या रहता है, अंगूर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, सॉरी हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अगर आप देखेंगे तो कुछ एमीबा का स्ट्रक्चर जो सॉरी पैरामीशियम का स्ट्रक्चर इस तरह रहेंगे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर फूड को कलेक्ट करके इसका आपको यहाँ पे ग्रुप देखने के लिए मिलता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें फूड को अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिया के सहायता से पैरामीशियम फूड कलेक्ट करते हैं, बट एमीबा स्यूडोपोडिया के सहायता से फूड कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर लोकोमोशन की बात करते हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब स्यूडोपोडिया हेल्प करता है एमीबा का मूवमेंट में, लेकिन पैरामीशियम को मूवमेंट कौन हेल्प करता है, तो बोलेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, सिलिया हेल्प करता है मूवमेंट में। किसको, तो बोलेंगे पैरामीशियम को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सारी चीजों का एक्चुअली एक नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल और पेप्सिन, इनका काम होता है। क्या होता है, तो ये तो हम लोग पढ़ के रखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्रिएट एन एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट। देखिए पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होता है, ये जनरली प्रो एंजाइम के फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये तभी काम कर पाता है जब मीडियम एसिडिक हो, तो इसीलिए स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ताकि पेप्सिन क्या कर पाए, काम कर पाए। दूसरा HCl का क्या काम होता है कि दूसरा HCl का काम ये होता है कि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया, मतलब कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता है फूड के साथ तो उसको मारने का काम किसका है, तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट आता है बाइल। बाइल की अगर बात करते हैं ना तो बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। बाइल क्या काम करता है ना कि बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़ के छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम बाइल का होता है एंड मेक द मीडियम एल्कलाइन so that a lipase can work on it और make the medium alkaline। अब वो मीडियम को एल्केलाइन बनाता है कौन, बाइल, ताकि उस जगह पे लाइपेज आके काम कर सके, ठीक है। जनरली एसिडिक मीडियम पे लाइपेज काम नहीं कर पाता है, उसको एल्केलाइन मीडियम चाहिए तो वो बाइल एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देता है और साथ में फैट का बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है डाइजेस्ट प्रोटीन, स्टोमक में जो पेप्सिन रिलीज होता है ये एक एंजाइम होता है जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्या काम होता है बोलिए तो, जी बिल्कुल सही, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जब इंसान में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो बताइए दी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रेस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? तो आपको पता है ना कि प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, तो बोलेंगे प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो फैट होता है, फैट किसमें होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरल में, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरल में। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले एमिनो एसिड, देखिए दो गो ऑप्शन दिख रहा है। एमिनो एसिड के बाद क्या आएगा, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट हो जाए, जो कि ग्लूकोज होगा। और यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी फैटी एसिड है, लेकिन इसमें ग्लाइसरल नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग मोर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज योर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कि प्रोटीन जो होगा पहले एमिनो एसिड में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, और फैट जो होगा वो फैटी एसिड और ग्लाइसरल में टूटेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हिच एंजाइम इज सेक्रेटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। देखिए माउथ में कौन से एंजाइम सेक्रेट होता है, ये सबको पता है। माउथ में जो एंजाइम सेक्रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिब्री एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए बी नंबर में सेलिब्री एमाइलेज। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज इट डाइजेस्ट, ये क्या डाइजेस्ट करता है, तो हमको पता है स्टार्च को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है। तो बोलेंगे देखिए स्टार्च को तोड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाटर विलाई, विलाई किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे हाउ डू दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बोलेंगे जो विलाई होगा, villi are lots of finger like projection present on the inner lining of the small intestine। हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। छोटू सा एरिया रहता है, इतना छोटा सा एरिया रहता तो कम डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता। विलाई क्या करता है, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उसके बाद दे आर सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। वो जो क्या करते हैं विलाई में आपको साथ में ब्लड वेसल्स भी देखने मिलेंगे। ठीक है, ताकि जो ब्लड वेसल्स इसलिए सप्लाइड रहता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके सीधे किस में डाल दे, ब्लड में डाल दे। ठीक है, नेक्स्ट, blood vessels and capillary, though which absorb food is supplied to all cells of the body, through which the absorbed food is supplied to all the body। और एब्जॉर्ब फूड को पहले विलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ये डाइजेस्टेड फूड का सप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वाटर विलाई हाउ डू दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, तो बोलेंगे विलाई अंगूर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलेगा, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, इंसान का जो एलिमेंट्री कैनल, अच्छा बताइए तो इंसान का एलिमेंट्री कैनल कहाँ से कहाँ शुरू होता है, तो आप बोलेंगे ये माउथ से लेकर के कहाँ तक होता है, तो बोलेंगे माउथ से लेकर के एनस तक। माउथ से लेकर के एनस तक का जो होता है ये जो पाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल बोलेंगे। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल होता है द स्पेसिफिक एंजाइम और जूस सेक्रेटेड इन लोकेशन एक नंबर। देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो है ऑप्शन सब लिखना भूल गए हैं, एक्चुअली देखिए हम लिख देते हैं। चलिए ये मान लीजिए एक नंबर ऑप्शन है, दूसरा जो है आपका, हाँ ये मान लीजिए गॉल ब्लैडर या लिवर, 2 नंबर ऑप्शन है, और 3 नंबर है पैनक्रियास, मान लीजिए ये ऑप्शन है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन है कि एक
नंबर में क्या चीज रिलीज होगा, कौन सा एंजाइम, मतलब माउथ में, लिवर में क्या रिलीज होगा यानी गॉल ब्लाडर में, और पेनक्रियास में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात पेप्सिन, देखिए एमाइलेज, देखिए माउथ में एमाइलेज होगा, एक नंबर में आपका एमाइलेज होगा, लेकिन दूसरा नंबर पे ठीक है, यहाँ पे है एमाइलेज। दूसरा अगर हम बात करते हैं एमाइलेज के बाद अपने के लिए मिलेगा, ये दूसरा नंबर पे भी एमाइलेज है। सेकंड पे यहाँ पे देखिए हमको पता है जो लीवर होता है यानी गॉल ब्लैडर पे इससे बाइल निकलता है, तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो हो जाएगा बाइल, क्या होगा, बाइल। और तीसरा पैनक्रियास से आपका ट्रिप्सिन निकलता है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ आवर स्टमक, सॉरी ऑफ आवर माउथ कैविटी। देखिए हम लोग का माउथ कैविटी में व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ आवर माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में जो फ्लूइड पाया जाता है उसका एंजाइम का क्या नाम है, तो हमको पता द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड ऑफ आवर माउथ सलाइवा इज द सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। एंड व्हिच ग्लैंड प्रोड्यूसेस, ये कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, अच्छा पता है सैलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा कहाँ बनता है, तो बोलेंगे 3 सैलिवरी ग्लैंड हम लोग का माउथ में होता है जहाँ पे सलाइवा बनता है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द सलाइवा ऑन फूड व्हिच विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। मैन क्या कि बोल रहा है कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, मेनली द पैरोटाइड सबलिंगल एंड सबलिंगल ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है, ये ग्लैंड सारे के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ग्लैंड का नाम है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बोलेंगे कुक्ड राइस, खाना बनाया गया फूड के बारे में बात करेंगे, और ब्रेड लीजिए, साथ में आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और वाटर लीजिए। प्रिकर्सर सॉरी प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर का मतलब होता है तरीका, किस तरीके से आप करेंगे, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड राइस, थोड़ा सा आप खाना पका हुआ चावल ले लीजिए या तो फिर ब्रेड लीजिए, डिवाइड इट इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब, दो थोड़ा सा चावल इसमें दीजिए, थोड़ा सा चावल इसमें दीजिए, 2 को टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एड ए लिटिल वाटर कंट्रोल, देखिए एक टेस्ट ट्यूब में हल्का सा क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब chew the rice bread for a minute and then add it, देखिए this mix saliva with the food, देखिए दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, थोड़ा सा चावल का चिबा लीजिए और उसमें थोड़ा सा सलाइवा क्या कर दीजिए, उसी टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में आप क्या डाल दीजिए, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दीजिए। आपको क्या दिखेगा, तो बोलेंगे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब टर्न ब्लू ब्लैक, पहला टेस्ट ट्यूब जो होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के प्रेजेंस में। द सेकंड टेस्ट ट्यूब डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक और शोज ए वेरी फेंट कलर, दूसरा वाला में ब्लू ब्लैक दिखेगा नहीं या फिर बहुत हल्का कलर दिखेगा, क्यों, सलाइवा कंटेन सैलिवरी एमाइलेज, सलाइवा के पास सैलिवरी एमाइलेज होता है, व्हिच ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, जो दूसरा वाला में जिसमें आप सलाइवा डाले थे उसमें उस सलाइवा ने क्या किया, स्टार्च को तोड़ दिया है, ठीक है, और उसको सिंपल शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया है। दस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ, और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन होता है वो माउथ में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पैथवे
शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। आपको यहाँ पे देखना है ग्लूकोज को यहाँ पे आपको किस तरह से ब्रेकडाउन होता है, इसको यहाँ पे देखना। कंप्लीट द फॉलोइंग पैथवे विथ व्हिच द कंप्लीट द फॉलोइंग पैथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज करके कैसे करके टूटता है, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है इन द साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में क्या बनता है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है, पायरुवेट बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। सेल के साइटोप्लाज्म में तो पायरुवेट ही बनता है। और उसके बाद क्या बनता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस में क्या बनेगा, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन करेगा एनर्जी बनता है बहुत ज्यादा, 38 एटीपी एनर्जी बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, तो बोलेंगे कुछ अमाउंट में पानी बनेगा। और क्या बनेगा, CO2 भी बनता है। क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में 2024 में, 2022 में, 2020 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, नेम द सब्सटेंसेस whose build up in the muscles during the vigorous physical exercise में causes cramp। कौन सा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscles। जब आप लोग वेगोरसली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल्स क्रैम्प करने लगता है। क्यों, मसल्स में कौन सा चीज ऐसा बन जाता है जिसके कारण, तो आपका यहाँ पे इथेनॉल तो बनेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, तो ये तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होगा। पायरुवेट तो साइटोप्लाज्म में बनता है। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज योर आंसर। यानी जब लैक्टिक एसिड हमारे सेल में, मतलब जो ग्लूकोज यानी पायरुवेट जब साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन कर जाते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। और साथ में जो एनर्जी बनता है बहुत कम एटीपी, 2 एटीपी एनर्जी बनता है। और यही लैक्टिक एसिड आपका क्या करता है, मसल्स क्रैम्प करवाता है। ठीक है, व्हिच गैस इज रिलीज्ड, कौन सी गैस निकलता है ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कैसा रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन का जब होता है तो कौन सी रेस्पिरेशन होता है, तो व्हिच गैस, कौन सा गैस निकलता है जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा एसिड, कौन सा गैस निकलेगा, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द एल्वियोली एंड व्हाई आर एल्वियोली रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। देखिए, describe the exchange of gases in alveoli and why are alveoli richly supplied with blood vessels। describe the exchange of gases। gases exchange की बात करते हैं तो ऑक्सीजन फ्रॉम द inhaled air diffuse from alveoli into the blood capillary while the carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli to exhale। देखिए होता क्या है, ये ऑक्सीजन आता है बाहर में, आपको यहाँ पे एल्वियोली देखने के लिए मिलेगा। और एल्वियोली के चारों तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बोलेंगे ये ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स है। यहाँ का ऑक्सीजन सीधे निकल के ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे और ब्लड वेसल्स में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं वो एल्वियोली में चले जाते हैं और एल्वियोली से ये क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं CO2। ठीक है, तो इस तरह से एक्सचेंज होते हैं गैसियस का। दूसरी बात करेंगे ब्लड सप्लाई। यहाँ पे क्या है कि एल्वियोली रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स इसलिए सप्लाई किया गया है क्योंकि एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू मेंटेन ए steep concentration gradient for gases, ensuring faster and more efficient exchange of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स इसलिए रहता है कि जितना ऑक्सीजन आता है जल्दी से करके ब्लड वेसल में आ जाएगा और ब्लड वेसल्स का CO2 कहाँ पे चला जाए, तो बोलेंगे एल्वियोली में चला जाए।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये, which of the following statement about respiration in plant correct? Which of the following statement about the respiration in plant is correct? देखिए प्लांट में रेस्पिरेशन के सापेक्ष में इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा? आइए देखते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट ऑकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, क्या सिर्फ डे टाइम में रेस्पिरेशन होता है? तो बोलेंगे नहीं, उसको तो एनर्जी कभी भी चाहिए, तो रात में भी अगर एनर्जी चाहिए यानी रात में भी रेस्पिरेशन होगा। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, क्या प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में जितने भी एनर्जी का जरूरत होता है कहाँ से आएगा? तो बोलेंगे रेस्पिरेशन के थ्रू आता है। ओनली लीव्स कैरी आउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट, क्या प्लांट में सिर्फ लिप्स ही करता है? तो बोलेंगे देखिए रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वो हर एक सेल में होगा जहां पे भी ऊर्जा का जरूरत होता है। बोथ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑकर इन लीफ ड्यूरिंग द डे। देखिए बोथ फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इन प्लांट इज करेक्ट? तो बोलेंगे बोथ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स इन लीव्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों दिन में होता है, और अगर देखेंगे तो इन सारे ऑप्शन में मोर करेक्ट ऑप्शन जो होगा यही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन से ऑप्शन सही होगा? तो बोलेंगे बी, बोथ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑकर ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो which of the following statement is or are true about the human heart? ह्यूमन हार्ट के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ठीक है, तो पहला बात है कि राइट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हार्ट बना लेंगे, और आपको तो पता है मेरा हार्ट कैसा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये मेरा हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया। इस हार्ट, हम लोग का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? तो बोलते हैं 4 चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। इधर से हो जाएगा आपका लंग्स हो जाएगा, इधर से पूरे के पूरे क्या हो जाएगा? बॉडी होगा। जब लंग्स से आपका ब्लड आता है तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सी वाला ब्लड आता है लंग्स से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। जब पूरे बॉडी में जाता है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, और पूरे बॉडी से जब ब्लड निकलता है तो इधर से आपका CO2 वाला ब्लड बन के निकलता है, और राइट में जाता है वाला ब्लड जो होता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा? तो बोलेंगे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये तो पैथवे है। तो बोल रहा है क्या? राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। नहीं, राइट एट्रियम क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो बोलेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम क्या ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर? लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच सेंड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर oxygenated blood to the left ventricle, ठीक है, which sent it to the various part of the body। हाँ, ये सही हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से पूरे बॉडी में आपका जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखते हैं ये क्या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा?
तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ले रहा। ब्लड थ्रू दी वेना केवा, सबसे मोटा वाला वेन को वेना केवा बोलेंगे, वेना केवा। फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, बिल्कुल अपर एंड लोअर बॉडी से लेता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा, तो यहाँ पे ये एओर्टा है, ये एओर्टा है, तो क्या लेफ्ट एट्रियम डायरेक्ट एओर्टा में भेज सकता है? नहीं भेज सकता। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एओर्टा व्हिच सेंट इट टू द डिफरेंट बॉडी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 को ऑप्शन जो है आपका, 3 को में 2 को ऑप्शन आपका सही दिख रहा, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन आपका सही दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर बी और सी। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर बी और सही, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग, इन सारी के लिए आपको रीजन बताना है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग, द मसल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दोज ऑफ द एट्रिया, बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर ये हार्ट होगा, हार्ट का ये वेंट्रिकल से इसका वॉल ऑब्वियस सी बात है मोटा होगा, क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर से ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, ठीक है। तो अगर पूरी बॉडी में ब्लड को भेजेगा तो उसके लिए उसका मसल्स क्या चाहिए? ठीक चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। The walls of the, देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या लिखे हैं, the walls of the ventricles are thicker than the walls of the artery because the ventricle have to pump the blood with greater pressure, pressure artery, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत है, with greater pressure through the artery, through the artery, ठीक है। यानी मोटा आर्टरी को हम लोग क्या बोलेंगे? एओर्टा बोलेंगे, ठीक है। यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बड़ी ज्यादा प्रेशर से एओर्टा के थ्रू ब्लड बाहर निकल के जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा से ब्लड पंप करके कहाँ निकलेगा? तो बोलेंगे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज क्या कर रहा है? तो बोलेंगे आर्टरीज ये कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये ब्लड हार्ट से कैरी करता है एट हाई प्रेशर। देखिए आर्टरी, ये आर्टरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट विथ हाई प्रेशर, सो दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, बिल्कुल सही। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? आर्टरीज हैव द थिक एंड इलास्टिक वॉल, आर्टरीज के पास थिक एंड इलास्टिक वॉल इसलिए है क्योंकि जब आर्टरी से ब्लड निकलेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, अगर वो थिक नहीं रहेगा तो ब्लड वेसल्स फट भी सकता है, इसीलिए थिक होता है और इलास्टिक होता है। तीसरा, क्या वो रीजन है जिसके कारण सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक vertebrate differs from that in the terrestrial vertebrate, terrestrial vertebrate का मतलब होता है वो एनिमल जो आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो बोलेंगे जमीन पे मिलते हैं। और एक्वेटिक वर्टिब्रेट किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे एक्वेटिक वर्टिब्रेट वो होते हैं जो आपको पानी में मिलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट डिफर, एक्वेटिक वर्टिब्रेट में ब्लड का सर्कुलेशन डिफर होता है फ्रॉम दैट इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। तो ये कैसा होता है? तो बोलेंगे ना कि देखिए टेरेस्ट्रियल जो वर्टिब्रेट होती है दे वार्म ब्लडेड, अच्छा जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ना उसका बॉडी में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि बॉडी को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इसीलिए उसका बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कभी मिक्स नहीं होता है। एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड में आता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फिर से हार्ट में आता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सेपरेटली रन करता है, दोनों सेपरेट रहता है। बट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट होती है उसका जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल का बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके एक बार में मिक्स ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, जिसके कारण उतना ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाता है, और जिसके कारण कोल्ड ब्लड एनिमल
अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखिए, टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट आर वार्म ब्लडेड एंड हेंस रिक्वायर कांस्टेंट एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन टू यहाँ पे टू मेंटेन टेम्परेचर, सो दे हैव डबल सर्कुलेशन सिस्टम, और इसीलिए उसके पास क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलेगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा। Whereas aquatic vertebrate are cold-blooded animals that do not require much higher level of oxygen, so they have the single circulatory system। यानी जो एक्वेटिक वर्टिब्री है उसमें आपको सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, यानी उसको ज्यादा उतना एनर्जी का जरूरत नहीं होता क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने मिलेगा। कौन सा वर्टिब्री में, तो बोलेंगे एक्वाटिक वर्टिब्री में। और जो टेरेस्टेरियल वर्टिब्री होती है ना, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज लिम्फ and how does it differ from the blood? तो बोलेंगे lymph is a colorless fluid that helps in immunity and transport of fats। lymph जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, साथ में ये फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। अनलाइक ब्लड के जैसा अगर देखेंगे तो लिम्फ डज नॉट कंटेन, लिम्फ में आपको क्या नहीं देखने मिलेगा, आरबीसी नहीं देखने मिलेगा, हीमोग्लोबिन देखने नहीं मिलेगा, एंड फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ जो फ्लो करता है वो किसके अंदर फ्लो करता है, तो बोलेंगे लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे the process in which the transport of soluble product of the photosynthesis takes place in plant is known as, the process in which the transport of soluble product of the photosynthesis takes place in the plant is, मतलब एक बात में बोले तो इसका मतलब होता है कि प्लांट में जिस प्रोसेस से फूड का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो आप इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। 21 नंबर पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। एक ऑप्शन से दूसरी जगह पे फूड को ले जाते हैं उसको ट्रांसलोकेशन। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऑप्शन है इवापोरेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन और तीसरा ऑप्शन है आपका ये। तो ऑप्शन जो बोल रहा है कि कौन सा सिग्निफिकेंस है, इवापोरेशन तो मेंटेन द वाटर कंटेंट इन द लिक्विड, ट्रांसपिरेशन तो क्रिएट अ सक्शन फोर्स व्हिच पुल्स द वाटर इनसाइड द प्लांट, एक्सरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो देखिए हो क्या रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले जमीन से पानी ऊपर तरफ जा रहा है और वाटर वेपर के फॉर्म में पानी बाहर निकल रहा है। जब वाटर वेपर के थ्रू पानी बाहर निकलता है तो होता क्या है कि ऊपर से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है ताकि नीचे का पानी को खींच के ऊपर लाया जा सके, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना कि ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपिरेशन है, मोर करेक्ट ऑप्शन इज द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है एक सक्शन फोर्स जो कि पानी को ऊपर तरफ ले जा सके, ठीक है। नेक्स्ट ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का क्या काम है, यूरेटर का क्या काम है और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है। किडनी का क्या काम है, यूरेटर का क्या काम है और यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है। तो बोलेंगे किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर करता है to remove the nitrogenous waste like the urea, uric acid and creatinine, ठीक है। तो क्रिएटिनिन बोलिए या फिर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब को छान के अलग करके ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है, तो बोलेंगे किडनी का। किडनी और क्या करता है, तो बोलेंगे किडनी रेगुलेट द वाटर बैलेंस।
किडनी वाटर का बैलेंस को रेगुलेट करता है, मतलब बॉडी में वो खून के अंदर मतलब ब्लड में कितना कंटेंट का पानी रहना चाहिए उसको मेंटेन करता है। सॉल्ट को, पीएच ऑफ द ब्लड, इस चीज को किडनी मेंटेन करके रखता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी क्या काम करेगा, यूरिन बनाएगा। यूरेट्रा, यूरेट्रा की बात करते हैं तो यूरेट्रा बोलते हैं या यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, URETR, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर जो होता है, देखिए यूरेटर, URETR, ठीक है, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर की अगर बात करेंगे तो ये मस्कुलर ट्यूब होता है। क्या होता है, यूरेटर एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब होता है दैट कैरीज द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। हम लोगों ने डायग्राम भी बना के रखा, ये किडनी हो गया, किडनी से जो पाइप आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे ये हो जाएंगे आपका यूरेट्रा। और ये यूरेट्रा यूरिन को ला के कहाँ पे देंगे, बात पे देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर तक, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लाने का काम किसका है, तो बोलेंगे यूरेटर का है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरेटर मूव्स द यूरिन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब यूरिन इस पाइप से होके गुजरता है तो किस प्रकार का मूवमेंट करता है, आप बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर, ये टेम्पोररी स्टोर्स यूरिन। ये यूरिनरी ब्लैडर कुछ देर तक यूरिन को स्टोर रखेगा until we passes out. एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द यूरिनेशन मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन मतलब होता है यूरिन पास करना। जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन सारा बॉडी से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। देखिए कैसे करके यूरिन बनता है, तो हम बोलेंगे ना कि यूरिन बनने 3 गो प्रोसेस है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, तीसरा जो होता है वो होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। हमने आप लोग को बड़ी अच्छे से बताए थे कि ये आपका वामेंस हो जाएगा, ये आपका पीसीटी हो गया, नीचे लूप ऑफ हेनली होता है, ऊपर में आपका क्या जाता है, तो बोलेंगे ये डीसीटी जाएगा। इधर से आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, तो बोलेंगे ये कलेक्टिंग डक्ट होगा। क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा, ठीक है। इधर से आपको बामेंस कैप्सूल देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिलता है, बामेंस कैप्सूल देखने के लिए मिलता है। इधर से जो ब्लड वेसल्स आते हैं, ये ब्लड वेसल्स एक तरह से एफरेंट आर्ट्रियोल, AFFERENT, एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ARTERIOLES। ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू ब्लड आते हैं, और ब्लड आने के बाद यहाँ पे जालनी के टाइप का स्ट्रक्चर रहते हैं, और उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियल के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब ब्लड आते हैं तो इस जालनी का टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलेशन। यहाँ पे आरबीसी और कुछ बड़े प्रोटीन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे पानी को बामेंस कैप्सूल में डाल दिया जाता है। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं डेली दोनों किडनी 180 लीटर ब्लड का यूरिन फॉर्म करते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। नाइट्रोजनस वास्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड ग्लोमेरुलर are filtered and initial filtrate enter into the Bowman's capsule of the nephron। देखिए नेफ्रॉन का वामेंस कैप्सूल में पानी, ये सारा चीज आपका वामेंस कैप्सूल में चल जाता है। वामेंस
उसके बाद आपको पीसीटी देखने के लिए मिलता है। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद दूर में जो मिलता है इसको हम लोग डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एक बार पार कर देने के बाद ये जो आपका ब्लड वेसल है ये इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, इधर आपको मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसका मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये है आपका ब्लड वेसल्स। तो देखिए एक बार तो सारा पानी पार कर दिया। दूसरा बात, यूजफुल substances like glucose, amino acid, salt and major amount of water from the filtrate are reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephron। ये नेफ्रॉन है, ये क्या है तो बोलेंगे ये नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स घूम रहे हैं उसे पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जितनी भी जरूरत वाली चीजें होती हैं, चाहे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, सॉल्ट, ये वाटर सबको क्या कर लेते हैं फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। नहीं तो एक दिन में 180 लीटर यूरिन पास करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये दूर आ जाते हैं देखते हैं कि ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो लास्ट में कुछ भी कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। इसमें यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर एक्सक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। और वो लास्ट में यूरिन जाके कलेक्टिंग डक्ट पे जुड़ेगा, मिलेगा, और उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, write one specific function of each of the following organs in relation to the excretion in human being। रीनल आर्टरी। देखिए रीनल आर्टरी का मतलब होता है वो आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। मतलब आर्टरी मतलब जो हार्ट से ब्लड लेके निकल रहा है, तो हार्ट से सीधे जो ब्लड लेके आता है और वो कहाँ पे आता है किडनी में। जो किडनी तक ब्लड लेके आता है, लेकिन उस ब्लड में क्या रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, क्योंकि हार्ट से लेके आ रहा है। इसलिए हार्ट में आ रहा है क्योंकि उसके पास कचरा चीज है और उसको करना रहता है, इसलिए हार्ट से सीधे ब्लड लेके किडनी में आता है ताकि ब्लड को छान लिया जाए। तो वो रीनल आर्टरी क्या करता है, हार्ट से सीधे ब्लड को छानने के लिए किडनी में जो लेके आते हैं उसको रीनल आर्टरी बोलेंगे। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा देखिए हेल्प्स इन द यूरिन रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम में जब हम लोग का आर्क ऑफ यूरिनेशन यूरिन पास करने का होता है, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से क्या होता है बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा का काम क्या होता है, तो बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम किसका होता है, यूरेथ्रा को होता है। उसके बाद ग्लोमेरुलस, अभी हमने बताई, ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है नाइट्रोजनिस्ट वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, उसके बाद एक्सेसिव सॉल्ट हो गया फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ इट। और ये क्या करता है, सारे कचरा चीज को ग्लोमेरुलस से कहाँ पे डालते हैं, वामिस कैप्सूल में डालते हैं, यानी इन सारी चीज को ब्लड से अलग करने का काम किसका होता है, तो बोलेंगे ग्लोमेरुलस का। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये यूरेथ्रा हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन क्या हेल्प करता है, तो बोलेंगे सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। ये देखिए अभी डायग्राम बनाए कि जब ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है ट्यूब में, मतलब ये नेफ्रॉन में, तो सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो बॉडी के लिए दिक्कत एब्जॉर्ब करने के लिए जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स घूमता रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग वेसा रेक्टा भी बोलते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प्स इन सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर बैक टू द कैपिलरीज। ठीक है, मतलब फिर से ब्लड रीअब्जॉर्ब करने का काम कहाँ से होता है, तो बोलेंगे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर से होगा। कहाँ से होगा, तो बोलेंगे ट्यूबुलर पार्ट से होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अरे वाह ये तो खत्म हो गया।
ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग को बड़ी ध्यान से बड़ी बारीकी से इन सारे क्वेश्चन को नोट करना है, आपको याद करना है, समझना है और 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बायोलॉजी का ही वो टॉपिक है जो आपको मार्क स्कोरिंग देगा, ठीक है। उनमें से ये लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा वेटेज रखता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा या फिर किसी तरह का और भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग जरूर अपना रिव्यू कमेंट में क्या कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। हम बाकायदा सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर वीडियो का जरूरत होगा जरूर उसका नाम हम लोग को कमेंट में सेंड कर दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।